ओके, अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर हम हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग कर रहे थे। हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग, हमने हीमोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा था। हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग क्या है? अस्सलाम वालेकुम। ओके, फाइनल ईयर। सो हम हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग पढ़ रहे थे। ये भी देखा है कि हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग में कौन-कौन से वेरिएबल्स है, कौन-कौन से जो है वो हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग के अंदर हमारा गोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है, ठीक है, कौन-कौन सी इक्विपमेंट्स जो है वो हमें चाहिए। तो या इसके अलावा कुछ मैंने आप लोगों को कहा था प्री लोड, आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये पढ़ के आना। सो पढ़ा है किसी ने? मुश्किल है किसी ने। सो ओके, उसके बाद हमने इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव मॉडलिटीज़ या इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ा था। नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी है, कौन-कौन सी जो है वो नॉर्मल वैल्यूज़ है, नॉर्मल वैल्यू कितना है, ठीक है, ये सारा कुछ डिस्कस किया था। सो कौन-कौन सी इक्विपमेंट चाहिए वो भी डिस्कस किए थे, ठीक है, कि हमें एक इन्वेसिव कैथेटर चाहिए, एक फ्लश सिस्टम चाहिए, प्रेशर बेग चाहिए, ट्रांसड्यूसर चाहिए, एम्पलीफायर चाहिए। ओके, आज हम स्टेप्स फॉर हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टेप्स फॉर हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग: obtain barrier kit, sterile gloves and correct swan catheter. Also needed extra pole, transducer holder and cables.
कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए? सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें एक बैरियर किट चाहिए। बैरियर किट में हमारे ग्लव्स, मास्क, गाउन, स्टेराइल ग्लव्स और कैथेटर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा आईवी पोल होना चाहिए, एक्स्ट्रा आईवी पोल होना चाहिए जिसे हमने इंसर्ट करना है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर होल्डर होना चाहिए, ठीक है, और केबल्स होने चाहिए, ठीक है। चेक टू मेक श्योर साइन कंसेंट इज इन चार्ट इन दैट पेशेंट इन आवर फैमिली अंडरस्टैंड प्रोसीजर। दूसरा काम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने देखना है कि पेशेंट और फैमिली ने जो है वो कंसेंट दिया है कि नहीं। आपने कंसर्न फॉर्म चेक करना है कि कंसर्न जो है वो साइंड है कि नहीं साइंड, ठीक है। और पेशेंट और फैमिली की अंडरस्टैंडिंग देखनी है, ठीक है। पेशेंट और फैमिली की अंडरस्टैंडिंग देखनी है। ओके, नेक्स्ट, एवरीवन इन द रूम शुड बी वेयरिंग अ मास्क, ठीक है। रूम में जितने भी लोग हैं, जितने लोग जो है उस प्रोसीजर के आसपास हैं, उन्होंने मास्क जो है वो जरूर पहनना है, ठीक है। Position patient supine and flat if tolerable, ठीक है। आपने पेशेंट को सुपाइन और फ्लैट पोजीशन में लेटाना है अगर पेशेंट टॉलरेट कर रहा है तो। असिस्ट फिजिशियन इन स्टेराइल ड्रेपिंग एंड स्टेराइल सेटअप फॉर स्वान इंसर्शन, ठीक है। जो कैथेटर इंसर्शन है उसके लिए स्पेसिफिक जब हम स्टेराइल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो हम एक ग्रीन शीट डालते हैं। वो ग्रीन शीट जो है वो CSSD से आया हुआ होना चाहिए, ठीक है। वो स्टेराइल होना चाहिए। उस स्टेराइल शीट को हम जो है उस स्टेराइल शीट से बॉडी कवर कर लेते हैं और उसमें जो है वो होल शीट होते हैं। उस होल के ज़रिए जो है वो होल हम उधर प्लेस करते हैं जहाँ पे हमारा प्रोसीजर होता है, जहाँ पे हमने काम करना होता है, ठीक है। और उस एरिया को हम स्टेरलाइज करके फिर उसी शीट के अंदर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। ओके, आपने पढ़ा है, चलो अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये लास्ट में डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। चलिए, किसी ने तो पढ़ा। ओके, सो इन स्टेप्स की समझ आएगी। सबसे पहला काम क्या है कि आपके पास सारी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। सो गैदर द इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स गैदर होने के बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप चेक करो कि पेशेंट और फैमिली का जो है वो कंसेंट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। उसके बाद जो है वो जितने भी लोग हैं उधर मौजूद, उन्होंने मास्क पहने हैं। नेक्स्ट फिर आपने पेशेंट की पोजीशनिंग करनी है और उसके बाद आपने स्टेराइल या स्टेराइल सेटअप, स्टेराइल ड्रेपिंग जो है वो कर देनी है। सेटअप प्रेशर लाइन एंड ट्रांसड्यूसर, लेवल प्रेशर, फ्लश मॉनिटरिंग सिस्टम एंड ट्रांसड्यूसर टू द लीवोस्टैटिक एक्सेस। अच्छा, आपने क्या करना है कि जितनी भी लाइंस है, ट्रांसड्यूसर है, वो सारे सेट करना, सारी अटैच करना। लेवल प्रेशर, फ्लश मॉनिटरिंग सिस्टम एंड ट्रांसड्यूसर टू द लीवोस्टैटिक एक्सेस। और जो आपका ट्रांसड्यूसर है, जो आपका फ्लशिंग सिस्टम है, उसको जीरोइंग या लेवलिंग के ऊपर ले आओ, ठीक है। जीरो और लेवलिंग हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है, ठीक है, मैं बता दूंगा उसको। लेवलिंग में या जीरोइंग में हम उसे किस लेवल पे लेके आते हैं, उनको हम लेके आते हैं प्लीबोस्टैटिक एक्सिस के ऊपर। अब प्लीबोस्टैटिक एक्सिस क्या है? प्लीबोस्टैटिक मिड पॉइंट इंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट वॉल है। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे जो हम स्केल रख लेते हैं, ठीक है। और बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर, इंटीरियर पोस्टीरियर बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर जो है हम उसे सेट कर लेते हैं। कनेक्ट ट्यूबिंग टू द पेशेंट व्हेन पेशेंट इज रेडी टू फ्लश इन द स्वान, ठीक है। आपने ट्यूबिंग जो है वो पेशेंट के साथ कनेक्ट करनी है, ठीक है। जब पेशेंट रेडी हो तो आपने फ्लश करना है। व्हाइल फ्लोटिंग द स्वान, ऑब्जर्व फॉर वेंट्रिकल एक्टोपी एंड द मॉनिटर। इसी दौरान जब जो है वो स्वान इंसर्ट कर रहे हो, इसी दौरान आपने क्या करना है, इसी दौरान आपने देखना है कि वेंट्रिकुलर या
ये वेंटिलेटर लिखा हुआ, ये वेंट्रिकुलर एक्टोपी है। वेंट्रिकुलर एक्टोपी जो आपने मॉनिटर के ऊपर जो है वो देखनी है। स्वान इज इन प्लेस, असिस्ट विद अ क्लीन अप एंड लेट पेशेंट नो द प्रोसीजर इज कंप्लीट। और जैसे ही टाइमिंग ही नहीं आ रहा क्लास में, क्यों? ये टाइमिंग का इशू मैं देख देता हूँ, ठीक है? बाकी बच्चों का भी यही इशू है, इसलिए नहीं आ रहे। एक मिनट मुझे देखने दे। अच्छा, मैंने पहले भी कहा कि ये वेंटिलेटर एक्टोपी नहीं है, ये वेंट्रिकुलर एक्टोपी है, ठीक है? ये वेंट्रिकुलर नहीं, ये वेंटिलेटर नहीं बल्कि वेंट्रिकुलर है, ठीक है? वेंट्रिकुलर एक्टोपी। वेंट्रिकुलर एक्टोपी को हम आप सिंपल वर्ड्स में प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है? प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस भी कह सकते हो। सो जैसे प्रोसीजर जो है या जैसे स्वान कैथेटर जो है वो प्लेस्ड हो जाए, जैसे कैथेटर प्लेस हो जाए तो आपने क्या करना है, अपने क्लीन अप के साथ जो है वो असिस्ट करना है, क्लीन अप, ठीक है? और पेशेंट को बताना है कि प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? आपने सारी वैल्यूज जो है वो ऑब्टेन करनी है, हीमो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? और अपने आईसीयू फ्लो शीट के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो मार्क कर दी है। ओके, जो बच्चे अभी ऑनलाइन हुए, ठीक है, उनके लिए एक दफ़ा जो है मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपने अब कैथेटर जो है वो इंसर्ट करना है। कैथेटर इंसर्शन का प्रोसीजर क्या है, ठीक है? या हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला काम आपका ये है कि आप बैरियर किट ले लो, ठीक है? अपने सारे इक्विपमेंट जो है वो गैदर कर लो, ठीक है? उसके बाद देखो कि डॉक्टर्स की उसके बाद देखो कि पेशेंट ने जो है पेशेंट का कंसेंट देखो, ठीक है? फैमिली और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग देखो।
उसके बाद रूम में जितने भी लोग हैं वो सारे मास्क लगाएंगे, ठीक है। पेशेंट को सुपाइन और फ्लैट पोजीशन में लिटाना है। उसके बाद जो है वो आपने स्टेराइल ड्रेपिंग करनी है, जो स्टेराइल शीट हम डालते हैं ऊपर वो डालना है, ठीक है। जितनी भी लाइन्स, ट्रांसड्यूसर वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो अटैच करनी है, उनको जो है उनकी जीरोइंग और लेवलिंग करनी है, ठीक है। फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस के ऊपर, फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस क्या है कि जो इंटीरियर पोस्टीरियर मिड लाइन है, ठीक है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने कैथेटर के साथ जो है वो फ्लश सिस्टम और सारी चीज़ें जो है वो अटैच करनी है, ठीक है। कैथेटर जैसे अंदर जा रहा होता है, ठीक है, या फ्लोटिंग कर रहा होता है ब्लड के अंदर, आपने क्या करना है, अपने साथ साथ जो है वो वेंट्रिकुलर एक्टोपी को देखना है, ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस देखनी है। इसके अलावा जैसे कैथेटर प्लेस्ड हो जाए तो आपने उसकी जो है वो सफाई में असिस्ट करना है, ठीक है। मतलब जो एरिया हम जिस एरिया से हम इंसर्ट करें उसके ऊपर हम पायोडीन वगैरह वो सारी चीज़ें डाल देती है ना, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपने क्या करना है, पेशेंट को बताने की प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, आपने अपनी वैल्यूज देख के उनकी कैलकुलेशन कर देनी थी है और अपनी फ्लो शीट के ऊपर जो है वो चीज़ें मार्क कर देनी है, ओके। सो Phlebostatic axis क्या है? The phlebostatic axis is used is the reference point for labeling and zeroing, ठीक है। जब भी हम चेक करते हैं आर्टेरियल प्रेशर या आउटलाइन का या सीवीबी का, ठीक है, वो ये चीज़ें हम चेक करते हैं, हम सबसे पहले ट्रांसड्यूसर को क्या करते हैं, लेबलिंग पे लेके आते हैं या ट्रांसड्यूसर की जीरोइंग करते हैं। अब जीरोइंग और लेबलिंग का क्या मतलब है, ठीक है, उनको फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के दरमियान मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर जो है वो हम अपना ट्रांसड्यूसर जो है वो लेके आएंगे, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड एक्सिलरी लाइन, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली ये वो लेवल है जहाँ पे हमारा राइट एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो पड़ी होती है, ठीक है। अब लेबलिंग और जीरोइंग क्या है? लेबलिंग एंड जीरोइंग इंश्योर देन हीमोडायनामिक वैल्यू ऑब्टेन विद द कैथेटर आर एक्यूरेट, ठीक है। अब जब उसके अंदर जो है वो पहले भी कुछ रीडिंग्स होती है, पहले भी तो फ्लूइड जा रहा होता है ना, तो हम जीरोइंग और लेवलिंग इसलिए करते हैं ताकि जो पहले की रीडिंग्स है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है। लेवलिंग और जीरोइंग दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। लेवलिंग का मतलब है रेफरेंसिंग, हम जो है वो फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस के ऊपर जो है वो लेवलिंग करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ हम जीरोइंग कर लेते हैं, ठीक है, हमारा फ्लश सिस्टम जो है हम उसे जीरो कर लेते हैं और अगेन जो है वो हमें नई रीडिंग्स जो है वो दे देता है, ठीक है। आगे मैं डिटेल से बता देता हूँ। ये है जीरोइंग एंड लेवलिंग। The zero reference point phlebostatic axis is established at the intersection of the mid interior posterior line, जिसको हम मिड एक्सिलरी लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और साथ में फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। सो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और मिड इंटीरियर पोस्टीरियर या मिड एक्सिलरी लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट के ऊपर हमने ट्रांसड्यूसर को रखना है, ठीक है। द ट्रांसड्यूसर शुड बी जीरो विद एनी चेंज। ट्रांसड्यूसर फॉर एग्जांपल आपने बेड चेंज किया, आपने बेड की पोजीशनिंग चेंज की, आपने पेशेंट की पोजीशनिंग चेंज की, आपने जो है वो हेड साइड एलिवेट किया, आपने पेशेंट को ट्रांसपोर्ट किया या 8 घंटे हो गए, इन सब सूरत हाल में आपने ट्रांसड्यूसर को जीरो करना है, ठीक है। अब जीरोइंग या लेवलिंग का प्रोसीजर क्या है? प्लेस द पेशेंट इन द सुपाइन पोजीशन। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाओ। द हेड ऑफ द बेड में बी एलिवेटेड एज मच एज 40 डिग्री। 40 डिग्री से ज़्यादा आप हेड साइड एलिवेट नहीं कर सकते। मेजरमेंट शुड नॉट ऑब्टेन इन साइड लाइंग पोजीशन। और जो हम मेजरमेंट करते हैं ना वो साइड लाइंग पोजीशन में होती नहीं है, ठीक है। या तो वो बिल्कुल जब फ्लैट या सुपाइन लेटा होगा उसी में जो है ये आप कर सकते हो। If the air fluid interference is raised above the phlebostatic axis, the value display will be erroneously low. And if the interface is lower below the phlebostatic axis, the value display will be erroneously high. जो हमारा
रेफरेंस पॉइंट इन अ प्लेबोस्टैटिक एक्सिस। अगर ट्रांसड्यूसर उससे ऊपर है तो वैल्यूज जो है वो कम आएगी, अगर ट्रांसड्यूसर उससे नीचे आ गया तो वैल्यूज जो है वो हमारी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो लेवलिंग और जीरोइंग में 2-3 चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली बात है कि ये सुफाइन पोजीशन में होता है, किसी और पोजीशन में नहीं होता। अगर हेड साइड आप एलिवेट करते हो तो एज मच एज आप सिर्फ और सिर्फ 40 डिग्री जो है वो एलिवेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप एलिवेट नहीं कर सकते। साइड लाइन में बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मिड एक्सिलरी और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस का जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ पे जो है उसको प्लेस करना है। ठीक है, अब अगर ऊपर है तो रीडिंग्स जो है वो कम आएगी, अगर नीचे है तो रीडिंग्स जो है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, ओके। आगे, pressure monitoring system involving arterial catheter attached by pressure tubing to a transducer. The transducer is connected to the amplifier that which will display waveform in systolic diastolic and mean pressure value. अब ये जो प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है इसमें क्या क्या है, एक तो एक इनवेलिंग कैथेटर है जो कि ऑलरेडी प्लेस्ड है अंदर। दूसरा ये कि वो कैथेटर किस चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं, ट्रांसड्यूसर के साथ अटैच हो जाते हैं। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो मैकेनिकल के अंदर जो है वो चेंज कर ले। ठीक है, सॉरी, मैकेनिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर जो है वो चेंज करें। और वो ट्रांसड्यूसर जो है वो अटैच होता है किस चीज़ के साथ, एक एम्पलीफायर के साथ, एक मॉनिटर के साथ, ताकि ये जो वेव बन रहा है वो हमें जो है वो बड़ा करके दिखा दे। ठीक है, फिर अगेन वही बात आ रही है कि सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, प्रेशर फ्लश सोल्यूशन चाहिए, प्रेशर प्लस सोल्यूशन। ठीक है, फ्लश सोल्यूशन चाहिए लेकिन वो प्रेशर के अंडर होना चाहिए। दूसरा ये है कि फ्लशिंग डिवाइस, कंटिन्यूस फ्लशिंग डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, स्टेप कॉक्स होनी चाहिए जिसको हम 3-वे कैथेटर बोलते हैं। ठीक है, क्लोजेस्ट टू द इंसर्शन साइट इज यूज्ड टू ड्रा ब्लड सैंपल फ्रॉम द आर्टरी लोकेटेड नियर द ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड फॉर सीटविंग। दो कामों के लिए हम इसे यूज करते हैं स्टेप कॉक्स को। स्टेप कॉक को अगर इन दो स्टेप कॉक हम लगा लेते हैं, एक भी वैसे तो हम एक ही लगाते हैं लेकिन कुछ सेटअप्स में जो वो 2 लगाते थे कि अगर 2 स्टेप कॉक या 2 3-वे स्टॉपर्स आपने लगाए तो जो इंसर्शन साइट के पास होगा उसको हम यूज करेंगे किस चीज़ के लिए, ब्लड सैंपलिंग के लिए, आर्टीरियल सैंपलिंग के लिए। ठीक है, और जो दूसरा ट्रांसड्यूसर के पास है उसे हम यूज करेंगे जीरोइंग और लेवलिंग के लिए। ठीक है, जो हम फ्लश सोल्यूशन यूज करते हैं वो कौन सा होना चाहिए, वो नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज 5% वाटर होनी चाहिए। ठीक है, एंड इज यूजुअली हेपरनाइज, और उनको हम हमेशा जो है वो हेपरनाइज करते हैं। हेपरनाइज करने का फायदा ये होता है कि क्लॉट जो है वो नहीं बनता। ठीक है, द सोल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ प्रेशर बेग दैट इज इन्फ्लेटेड टू अ 300 mmHg टू मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर थ्रू ट्रांसड्यूसर एंड फ्लश डिवाइस। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लशिंग डिवाइस के अंदर एक कंटिन्यूस प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम जो फ्लशिंग डिवाइस के ऊपर या जो सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर बेग लगाते हैं उसको हम 300 mmHg प्रेशर देंगे। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यूस फ्लो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 ml पर आवर प्रिवेंट वेव फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द कैथेटर इन ट्यूब। ठीक है, अब ये जो फ्लशिंग डिवाइस हमने लगाया है इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये 3 ml पर आवर के हिसाब से जो ये इन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, और बेग फ्लो से जो है वो पेशेंट बचे। ठीक है, अच्छा, ये सिस्टम जो है वो आप मैनुअली भी फ्लश कर सकते हो या आप फास्ट फ्लश डिवाइस जो है वो एक्टिवेट करके आप इसे फ्लश कर सकते हो। ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी मुश्किल है, ये चैप्टर बहुत मुश्किल है। ये जब तक आप लोग देखते नहीं हो ना, खुद आपने सामने देखते ना ये चीज़ें, तब तक सही तरह समझ नहीं आती। ये आप लोग चेक कर सकते हो, सामने देख सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो पड़ी है। ये एक प्रेशर बेग पड़ा हुआ है। ठीक है, कैथेटर्स पड़ी है। ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर पड़ी है। ठीक है, केबल्स पड़ी है, ट्रांसड्यूसर पड़ी है, सारी चीज़ें जो है आपके सामने। मुझे अंदाज़ा है कि ये चीज़ थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, और कुछ अजीब सा है थोड़ा।
तो जब तक चीज़ें सामने नहीं होती ना तो तब तक समझ नहीं आती सही तरह। अब हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग के अंदर एक्यूरेसी, लेवलिंग और लिवोस्टैटिक एक्सिस, डायनामिक रिस्पॉन्स टेस्टिंग, स्क्वायर वेव टेस्ट। स्क्वायर वेव टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमिन द सिस्टम इज रेडी टू एक्यूरेटली मेजर द प्रेशर। अब आपने अपना सिस्टम को चेक करना है, अपनी ट्यूबिंग वगैरह सारी चीज़ें चेक करनी है कि मैंने जो ट्यूब लगाई है, मैंने जो कैथेटर्स पास की है, मैंने जो मॉनिटर अटैच की है, ये जो सारा सिस्टम है मेरा, ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, मेरा जो सारा सिस्टम है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, स्क्वायर वेव टेस्ट। स्क्वायर वेव मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं कि ये थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, वैसे 3 तरह का वेव बनता है, ऑप्टिमली डैम्प, ओवर डैम्प और अंडर डैम्प। ठीक है, जो कि हमने पढ़नी है आगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम कल पढ़ें क्योंकि ये थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी लेंथी है। तो जितना पढ़ा इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। तब तक मैं अपनी अटेंडेंस मार्क करने लगा हूँ। ठीक है, कि स्क्वायर वेव टेस्ट वगैरह हम इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे।
ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन की इफेक्टिवनेस नहीं है वैसे, ऑनलाइन टेस्ट इतनी इफेक्टिव तो नहीं है ना।